हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियस केमिस्ट। एंड पिछले बार हमने लेट्स डिकोड बायोलॉजी क्विक इजी एंड स्मार्टेस्ट वे का पहला वीडियो अपलोड किया था। हमने ये सीरीज़ शुरुआत कर दी थी इस सीरीज़ की, और इस सीरीज़ की शुरुआत हमने एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायो के, जो कि है लाइफ प्रोसेस, इससे किया था। हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे पिछले सेशन में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो चैप्टर 9 मार्क्स का आने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस, हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आई गेस अराउंड और अप्रॉक्स there are 84 days remaining for your science board examination, which is on 24th, I guess 24th of this thing। मैं एक बार ये करती हूँ। आपका जो साइंस एग्ज़ाम है दैट इज़ समथिंग ऑन 24th of Feb 2026, and around you are having 84 days left in your hand, and in this 84 days I, Isha Srivastav, your mentor, your friend, will help you to guide out all the types of questions, and get you go through all types of questions. May it be MCQ or assertion and reasoning, or long answers, short answers, again CBQ, like case based questions. So मैं आपको सारे तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाऊंगी इस पूरी सीरीज़ में आपको वो सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस होके मेरे साइड से मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ़ ऐसा नहीं है कि अगर मैंने क्वेश्चंस करा दिए तो उतना ही करना है आपको, नो। साइंस इज़ ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू आर थरोइंग योर माइंड, थरोइंग कि मैं ये कंसेप्ट में क्या था, ये कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से कैसे लिंक करना है, ये सब तुम्हें उस समय समझ में आना चाहिए। एंड इट इज़ कंपल्सरी, यू शुड कंपल्सरी नो दैट आपको कौन सा चीज़ प्रेफर करना है करने के लिए। लाइक अगर मान लो तुमने एक चैप्टर निकाल लिया, यू शुड हैव दैट माइंड मैप रेडी इन योर माइंड इट सेल्फ, कि यहाँ से वो चैप्टर चालू हो रहा है और यहाँ पे वो एंड हो रहा है, और वो चैप्टर के बीच में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या आ रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ओके, सो पिछले बार जो हमने देखा था, वी सॉ दीज ऑल क्वेश्चंस करेक्ट, एंड टुडे विल स्टार्ट विथ सम न्यू क्वेश्चंस। Let me just change the slide, because in this slide I have added some blank spaces। पिछले बार नोट्स लिखने के लिए ये नहीं मिल पाया था, इसके वजह से in this I have set up few blank pages। Yes, so we have to start with this question, correct? Yes, दिख रही है सबको, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, देयर इज एन इशू, फाइन, ठीक कर देती हूँ उस चीज़ को। ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ विजिबल वेरी क्लियरली, यस और नो? यस, चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पार्ट 2 वीडियो, विच इज़ the length of the small intestine in various animal depends on the food they eat, justify the statement। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट होता है, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हर एनिमल में वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो साइज़ होती है वो वेरी करती है, वो डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? And why it depends on the food which we eat, why it depends on the food we eat। so इसका आंसर तुम्हें जस्टिफाई करना है। so सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जो है हर्बीवोरस। The first category is herbivorous। Now herbivores are those organisms which eat plants। They eat what? They eat plants। अब प्लांट्स में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें? सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है प्लांट में वो है सेल्यूलोस।
प्लांट बेस्ड मटेरियल जो सबसे ज़्यादा प्लांट में मिलता है वो होता है सेल्यूलोज, एंड दिस सेल्यूलोज इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, इट इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। इसको डाइजेशन के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब टाइम ज़्यादा चाहिए इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बड़ा चाहिए, करेक्ट, वो बड़ा चाहिए ताकि व्हाट कैन हैपन, यू नो, द विलीज विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज बड़ी होगी तो विलीज ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, एंड विलीज का प्राइमरी रोल इज टू एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट फूड, ओके, सो hence they have got a larger small intestine, they have got what, a larger small intestine, they have got what, they have got larger small intestine। अब हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी ऑफ एनिमल्स की जिसको हम बुलाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, we call it as carnivores animal। so carnivores animals are those animals which feed on meat, they feed on meat, मांस मच्छी खाने वाले ऑर्गेनिज्म जो दूसरे अदर, they eat other animal as their source of food, so those organisms are called as carnivore organisms, okay। so अब carnivore organism में क्या होता है, ये जो मीट है, ठीक है, मीट इज कंपैरेटिवली इजी टू डाइजेस्ट, दिस इज कंपैरेटिवली इजी टू डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट करना जनरली, ये सेल्यूलोज जो प्लांट बेस्ड स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने से ज़्यादा सिंपल होता है, तो ये जो इजी टू डाइजेस्ट सब्सटेंस होता है इसके लिए कंपैरेटिवली हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। सो दिस इज आंसर ऑफ माय फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ द पैनक्रीज एंड बाइल जूस इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग। तो अभी हमें यहाँ पे पैनक्रीज एंड बाइल जूस का रोल बताना, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या दिया है हमें सामने कि आपको पैनक्रीज एंड बाइल जूस का डाइजेशन ऑफ फूड में क्या रोल होता है वो जस्टिफाई करो। मुझे एक बात बताओ, हाउ डज दैट ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम वर्क्स। पहले हम खाना हमारे माउथ से, लाइक वी इनटेक द फूड फ्रॉम द माउथ के बाद से वो कहाँ पे जाता है, इट पासेस थ्रू आ फूड पाइप से पास होने के बाद से वो खाना डायरेक्ट आपके स्टमक में जाता है। अब स्टमक में मिलता है उसको HCl, ये HCl क्या करता है, जितने भी बैक्टीरियाज एंड यू नो फॉरेन पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन योर फूड, तो वो आपके फूड में से उसको ऐसे खींच के बाहर फेंक देता है कि यू आर नॉट अलाउड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ओके। सो जो आपके पेट में एसिड होती है वो एसिड का pH है समथिंग अराउंड 1.8, आपके वो एसिड का pH कितना होता है 1.8। वो उसके बाद से फिर क्या होता है, उसके बाद से जो हमारा खाना है इट गोज़ इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले इसको मिलते हैं दो बॉडी गार्ड्स एंड दीज टू बॉडी गार्ड्स आर, एक अपना पैनक्रीज एंड दूसरा लिवर, ओके। सो पैनक्रीज क्या करता है, पैनक्रीज पैंक्रियाटिक जूस को भेजता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू नो मैकेनिज्म। एंड दूसरी बार में लिवर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, बाइल सॉल्ट्स को सेक्रेट करता है, और उसके बाद से ये जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इट ट्रैवल्स इन दी लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली फीटस बन के वो बाहर निकल आता है थ्रू एनस, ओके। सो ये पूरा मैकेनिज्म है। और हमें अभी क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि वो जो दो बॉडी गार्ड्स हैं उनका रोल क्या होता है। तो आइए देखते हैं वो दो बॉडी गार्ड का रोल क्या है। मैं इसको नीचे लिखती हूँ, ओके। सी, सबसे पहले हम बात करेंगे पैनक्रीज की। किसकी बात करेंगे हम, पैनक्रीज की। सो देखो, पैनक्रीज बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करता है, इट सेक्रेट वेरियस एंजाइम। उसमें से सबसे पहला होता है लाइपेस, सबसे पहला होता है लाइपेस। नाउ दिस लाइपेस इज़ फॉर फैट्स,
इट इज़ प्रेजेंट। जो पैनक्रीज लाइपिस को सेक्रीट करता है, तो उसका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो मेन फंक्शन यही होता है कि वो फैट को डिज़ोल्व करने में मदद करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद से आ जाता है एमिलेज, उसके बाद से आता है एमिलेज। नाउ एमिलेज इज जनरली नोन फॉर द डाइजेशन ऑफ carbohydrate. It is generally known for the digestion of carbohydrate. Carbohydrate मतलब क्या? Breaking of carbohydrate मतलब क्या? Breaking of complex structure, breaking of complex structure into simple sugar, into simple sugar. ठीक है, इसके बाद से क्या होता है? इसके बाद से एक और हमारा हीरो आता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीज। वो हीरो का नाम क्या है? प्रोटीज। दैट इज आर ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल, या फिर ट्रिप्सिन भैया। हमारे ट्रिप्सिन भैया रोल में आते हैं, और ये क्या करते हैं? खाने के अंदर में से सारा प्रोटीन अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ये क्या करते हैं? सारा का सारा प्रोटीन अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो पैनक्रीज के पास 3 सुपर हीरोज प्रेजेंट है। सबसे पहला है लाइपेज, दूसरा है एमिलेज, और तीसरा है प्रोटीज। प्रोटीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है वो है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ये तो हो गया पैनक्रीज का रोल। ठीक है, अभी आते हैं हम दूसरे वाले हीरो की तरफ, दूसरे वाले बॉडीगार्ड की तरफ, विच इज़ बाइल जूस, विच इज़ बाइल जूस। अभी बाइल जूस का ना सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क इज इमल्सिफिकेशन। क्या है? इमल्सिफिकेशन। बाइल जूस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इज इमल्सिफिकेशन। नाउ व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? जैसे जो फैट्स है ना, यहाँ पे जो फैट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो फैट्स को, अब फैट्स आर ह्यूज मॉलिक्यूल्स, यू नो, दे आर वेरी बिग 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 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको छोटे छोटे एकदम स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, हमारे इसके अंदर में, बॉडी के अंदर में इमल्सिफिकेशन होता है। मतलब हमारा जो लिवर है, लिवर एक सुपर हीरो को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हमारा जो लिवर है, लिवर एक सुपर हीरो को प्रोड्यूस करता है, और वो सुपर हीरो होता है हमारा बाइल जूस। और बाइल जूस का सबसे मेन रोल क्या है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो फैट्स के मॉलिक्यूल है बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, दे आर बिग बिग मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, एकदम छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में उसको क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो ये होता है रोल ऑफ बाइल जूस। उसके बाद से हम जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कैसे डिज़ाइन किया हुआ है कि जो खाना है, खाने का जो एब्जॉर्प्शन है वो वहाँ पे हो जाता है। तो यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको, सिर्फ इसका एक ही पॉइंट है, एक ओनली वन पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट हियर, दैट इज, यहाँ पे थर्ड वाले आंसर का पॉइंट लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, दैट इज प्रेजेंस ऑफ विली, प्रेजेंस ऑफ विली। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें बहुत ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं हमारे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। वी हैव व्हाट देयर? फिंगर लाइक projection, and these finger like projection are called as what? Villi. These finger like projection are called what? These finger like projection is called villi. तो ये कैसा होता है मैं बताती हूँ आपको। मान लो आपका जो ये होगा ना, इसके सरफेस पे ऐसे छोटे 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 ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे। ठीक है, अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ना बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज अटैच है। ये जो रेड 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 मैं दिखा रही हूँ, ये है ब्लड कैपिलरीज, ये है आपके ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये विली से डायरेक्ट ब्लड वेसल्स बहुत सारे अटैच होते हैं। तो जैसे ही मान लो यहाँ पे खाने का मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ गए, मान लो प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, तो क्या करेगा? डायरेक्टली ये ब्लड के अंदर चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास जितना विली ज़्यादा होगा उतना हमारा जो बोलते हैं ना फूड का एब्जॉर्प्शन, वो फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा।
ठीक है। इसीलिए हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि हमारे पास एक हाईली फोल्डेड इनर लाइनिंग प्रेजेंट है, और वो हाईली फोल्डेड इनर लाइनिंग इज नथिंग बट द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ विलीज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, सो आओ हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। ये पहला वाला तो हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, एंड आई होप सबको समझ में आ गया है। सी वन मोर थिंग, विथ एवरी क्वेश्चन मैं डिटेल में उसके कंसेप्ट बता रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न ऐसा है ना दोस्तों कि आपको करना ही पड़ेगा, आपको कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के पीछे मेरा बताने का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आप कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखिए, आप अपने पास रखिए। इसीलिए मैंने कहा कि यू शुड कैरी अ नोटबुक वेन एवर यू आर अटेंडिंग ईशा मैम्स लेक्चर। ओके, सो अब जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। यस, ओके, so on the basis of the characteristics of the process given in the brackets in each case differentiate between the followings। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना दोस्तों। देखो, जब भी बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूँ ना, क्वेश्चन पढ़ना इज मैंडेटरी, एंड जितना क्वेश्चन में पूछा है उतना ही जवाब दो, बाकी का जवाब मत दो, ठीक है। सो यहाँ पे बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस गिवन इन द ब्रैकेट, आपको कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है प्रोसेस का, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन बोथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो पायरोवेट का जो प्रोडक्ट निकलता है ब्रेकडाउन होने के बाद एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बींग्स है उसमें, तो उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, मैंने बोला था कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो पायरोवेट क्या होता है, पायरोवेट इज माय 3 कार्बन मॉलिक्यूल। व्हाट इज पायरोवेट, पायरोवेट इज माय 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये पायरोवेट इज ब्रोकन डाउन, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू, सॉरी ये गलत हो गया मेरे से, नहीं ये नहीं है, मैंने पिछले बार जैसे आपको बता दिया था ना, तो उसी वे से चल रहा है। सो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गिव CO2, ओके, इट विल गिव some amount of water and it will provide lots of energy, it will provide lots of energy in the form of ATP। what is ATP, adenosine triphosphate, ठीक है। what is ATP, adenosine triphosphate। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन एनीवेज 1 मार्क्स का है हमारे लिए, तो ये हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, इतना लिखने पे यू विल गेट हाफ मार्क्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे एनएरोबिक प्रोडक्ट में। अब एनएरोबिक प्रोडक्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं रहता है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो हमारा पायरोवेट है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारा, इट इज़ ब्रोकन डाउन टू फॉर्म lactic acid, it is broken down to form lactic acid and energy। अब ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलती है हमें, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP वी गेट योर जनरेटेड। एंड ये जो लैक्टिक एसिड है, ज़्यादातर इसका एग्जाम्पल कम्स व्हेन वी गेट मसल क्रैम्प्स। तो मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। एंड ये कब होता है, जब भी हम हैवी वर्कआउट कर ले, जिमिंग कर ले बहुत ज़्यादा, ओके, तब होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, गैसेज रिलीज्ड। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ पेज छोड़ा है ब्लैंक, हाँ यहाँ पे बताती हूँ मैं तुमको। भी वहाँ पे क्या पूछा है तुम्हें, रेस्पिरेशन पे पूछा है
और फोटोसिंथेसिस भी पूछा है। और उनके बीच का डिफरेंस कैसा पूछा है, वो बोल रहे हैं कि जो गैसेस रिलीज होते हैं उनके बेसिस पे ही भैया हमें बताओ कि क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे देखो, पहली बात फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, करेक्ट, फिर सनलाइट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, कुछ मिनरल्स लेगा और उससे खाना बनाएगा। फिर खाना बनाने के बाद कौन सा गैस वो रिलीज करता है, विच गैस इज रिलीज्ड, द गैस रिलीज्ड हियर इज ऑक्सीजन, द गैस रिलीज्ड हियर इज ऑक्सीजन, करेक्ट। एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में तुम्हारा जो, वेट अ मिनट मुझे देख लेने दो, कोई तो एरर नहीं आ रहा है साउंड का, आई गेस, आई थिंक देयर इज नो एरर। स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना सबको, दिख रही है, ओके ओके ठीक है, चलो। हाँ, हम कहाँ पे थे, हम थे रेस्पिरेशन पे। तो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के समय जो गैस रिलीज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू क्रिएट एनर्जी। व्हाट डज रेस्पिरेशन मीन्स, रेस्पिरेशन सिंपली मीन्स breaking down of glucose and oxygen to provide energy, ठीक है, समझ आया। For this energy, now where is this energy used, this energy is used by cells, these energies are used by cells, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड आंसर था। अब हम आते हैं हमारे थर्ड आंसर के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते क्या है। थर्ड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड फिशेस, ऑर्गन्स इन्वॉल्व। अभी इधर क्या बताना है हमें, सिर्फ उनके ऑर्गन्स बताने कि कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ किए जाते हैं। दूसरा पेन ले लेते हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ किए जाते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब क्या, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे ह्यूमंस, ठीक है, उसके बाद से आगे रेप्टाइल्स, एंटिक से लिख देती हूँ यहाँ पे, हाँ, रेप्टाइल्स, फिर आगे बर्ड्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, हमारे पास एक ऑर्गन होता है फॉर डूइंग एवरीथिंग विच इज़ लंग्स। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लंग्स। इसमें से मुझे याद आया कि हमारा जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है वो कैसे होता है, बताना ज़रा मुझे एक बार। यहाँ पे हम क्विक रिकैप करते, एकदम क्विक रिकैप, दूसरे पेन से कर देते एकदम क्विक रिकैप। किसका, हमारे ये प्रोसेस का, ठीक है। तो सबसे पहले एयर हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। सबसे पहले हम एयर को इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद वो हमारे नॉस्ट्रिल से पास होगा। नॉस्ट्रिल में बहुत छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद से वो जाता है हमारे विंड पाइप से। कहाँ जाता है वो, हमारे विंड पाइप से। विंड पाइप से वो जाता है हमारे ब्रोंकाई से पास होता है, और ब्रोंकाई कहाँ पे लेके जाती है उसको, लंग्स में। अब लंग्स में हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे टाइनी एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे टाइनी एयर सैक्स आर प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड एज alveoli, which is called as alveoli, and there are millions of alveoli which is present, okay, in our lungs. अब ये alveoli से अटैच, अब ये जितने भी ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर तुम अगर देखो तुम्हारे लंग्स में, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के एंडिंग में तुम्हें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मिलेंगे, बहुत सारे ब्लड वेसल्स मिलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट गैस कहाँ पे आता है, गैस कम्स टू alveoli, और alveoli से वो हमारे ब्लड वेसल में चला जाता है। हमारी ब्लड कैपिलरीज उसको कैरी करके ले जाती है, ठीक है।
अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पे। तो टेरेस्ट्रियल में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन के लिए दैट इज लंग्स, ओके। एंड जब भी मैं एक्वेटिक, दूसरा जो एनिमल हमें यहाँ पे मेंशन करके दिया है वो है फिशेस, ठीक है। तो फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है विच इज कॉल्ड एज गिल्स, इट इज कॉल्ड एज गिल्स, ठीक है। तो गिल्स क्या होती है, ऐसे ऐसे स्केल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे 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 स्केल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी तुमको, ठीक है। तो जनरली ये जो गिल्स होते हैं ना, ये गिल्स क्या करते हैं, जैसे बहुत सारा पानी आ रहा है, अब फिश क्या करेगा, फिश को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो फिश कहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ऑब्वियसली जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है ना, वही ऑक्सीजन फिश यूज़ करता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन, वो गिल्स इस तरीके से, दे आर सो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एक्वेटिक एनिमल्स कि मान लो पानी आया ना, बहुत तेज़ी से पानी आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को वो ले लेगा और फिर उसी तरीके से पूरा का पूरा पानी बाहर चला जाएगा, ओके। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझा, सबको समझा, गुड। अब जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीजेस, हमारे स्टमक में, हमारे पेट जो है, हमारा पेटो भैया है, उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है वो क्या रिलीज करता है। तो मैं अगर तुम्हें याद दिलाऊँ, ट्रिप्सिन, ये तो प्रोटीन है भैया, ये तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये तो प्रोटीस है, और ये प्रोटीस कहाँ से निकलता है, ये तो निकलता है पैनक्रीज से। हमें सवाल कहाँ से पूछा है, हमें सवाल तो स्टमक का पूछा है, और स्टमक और पैनक्रीज का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैनक्रीज तो भैया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बॉडीगार्ड्स है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेप्सिन पे, लो भैया, ओके, हाँ, नाउ विल कम ऑन पेप्सिन, ठीक है। अब पेप्सिन की बात करते तो पेप्सिन तो भाई डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन हमारा डाइजेस्टिंग एंजाइम है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। अब आते हैं सलाइवरी एमिलेज पे। सलाइवरी एमिलेज, अरे भैया ये सलाइवरी एमिलेज तो सलाइवा के पास होता है, ये पेट में क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन भी कैंसल्ड, दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि पैनक्रीज और डाइजेस्टिव एंजाइम पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आ गए, अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, एक हो गया म्यूकस, दूसरा हो गया म्यूकस एंड पेप्सिन। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन में ट्रिप्सिन दिया, जो हमें कहाँ मिलता है, पैनक्रीज में मिलता है, तो ऑप्शन ए ऐसे भी एलिमिनेट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ऑप्शन सी, एंड दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, दूसरे कुछ किसी पेन से हाईलाइट करते, रुको, जबरदस्त, देखो ये हो गया हमारा आंसर। कैसे पता चला अभी हमें ये आंसर, सबसे पहले तो आया म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस इज अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग अराउंड योर स्टमक। अब ये लाइनिंग क्यों ज़रूरी होता है, तो ये लाइनिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, और वो HCl का pH कितना है, 1.8 इज़ द pH। इतना एसिडिक मीडियम हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट है, इतना एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, इसीलिए हमारे स्टमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि वो जल ना जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रेजेंट है वहाँ पे, एंड दैट प्रोटेक्टिव लाइनिंग इज कॉल्ड एज म्यूकस। एंड जो पेप्सिन है, पेप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे स्टमक में ही मिलता है, एंड ये तब एक्टिवेट होता है जब उसको एसिडिक कंडीशन मिले, एंड एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है म्यूकस, ठीक है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हमारे। ओके, सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है आप लोगों से कि जैसे हमारा जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है ना, जो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, तो वो ऐसे सी शेप्ड क्यों होता है, या उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत क्या है हमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की सबसे बड़ी जो ज़रूरत दिखती है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए कुछ पॉइंट। जैसे उसका सी शेप स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि वो कोलैप्स होने में हमें मदद करे। मान लो यू आर ब्रीदिंग इन
योर ब्रीदिंग आउट, ठीक है। आपके चेस्ट कैविटी में एक्सपांशन हो रहा है, एक डिग्रेडेशन हो रहा है। जब आप सांस लेते हो तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो एक लो एरिया क्रिएट होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस समय, इस पूरे पीरियड में, पूरे ट्रांजैक्शन के समय आपका चेस्ट या आपका जो बोलते हैं ना वो पाइप, विंड पाइप, वो कोलैप्स ना हो जाए, इसके वजह से वहाँ पे एक सपोर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? सपोर्ट प्रेजेंट है। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सी टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड सपोर्ट, दे प्रोवाइड structural support, they provide what? They provide structural support। क्या प्रोवाइड करते हैं ये? हमारे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा, जो भी हम खाना खाते हैं, हम मान लो खाना खा रहे हैं, वी आर हैविंग आ फूड, ठीक है। तो फूड की जो साइज़ होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो फूड को स्वेल आउट करने के, स्वॉलो आउट करने के लिए खाना खा रहे हो, और मान लो तुम्हारा जो वो विंड पाइप है, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है। वो जो फूड पाइप, विंड पाइप वाला जो एरिया होता है, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, वो तुम्हें मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं कर रहा, तो तुम क्या करोगे? खाना तो स्टक हो जाएगा, तुम्हारे तो दम घुट के मौत हो जाएगी। तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज़ अ सी स्टेप। ये जो कार्टिलेजेस है ये क्या करते हैं? जैसे ही खाना मुंह में गया वो ऐसे एक्सपांड होते हैं, और वो एक प्रेशर क्रिएट होता है। जो सी शेप ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, तो सी स्ट्रक्चर उसको क्या करता है? पुश करता है, खाने को पुश करता है कि नहीं नीचे जाना है। नहीं तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जब आप सांस छोड़ रहे होगे तो खाना भी आपके नाक के थ्रू बाहर आ जाए, ठीक है। सो ये सब चीज़ों को से प्रोटेक्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो हमें दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इन द सेम क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस कि डिस्कस द रोल्स ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम व्हेन एयर इज टेकन इन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल। तो आपको यहाँ पे आपके रिब्स और डायफ्राम का रोल बताना है, ठीक है। सो आपको अगर याद हो, मैंने यहाँ पे पेज छोड़ा है क्या, एक बार चेक करते हो? हाँ, यहाँ पे है खाली पेज। तो काम करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिखा देती हूँ। कुछ और कलर का पेन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे रोल्स पे, ठीक है। आते हैं हमारे रोल्स पे। तो सबसे पहला आता है हमारा डायफ्राम। पहले डायफ्राम का रोल देख लेते क्या होता है। डायफ्राम, ठीक है। और फिर आता है, ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? दे आर लार्ज डोम शेप्ड मसल्स। दे आर लार्ज डोम शेप्ड मसल्स एट द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। आपका जो चेस्ट कैविटी है ना, ये उसके बेस में एकदम लार्ज ऐसा डोम शेप्ड मसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मसल्स क्या करते हैं आपके बॉडी में, वो बताती हूँ मैं आपको। आई होप यू दिस स्क्रीन इज़ विजिबल टू यू कम्प्लीटली। दिख रही है ना स्क्रीन सबको, या छोटी करूँ? साइज़ कैसे छोटा होता है भैया, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? ला 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 ला। चलो हो गया, विल स्टार्ट। Diaphragm is large dome-shaped muscle which is attached at the base of chest cavity। कहाँ पे attached है वो? chest cavity के base में। and it contracts and flattens and moves downward, ठीक है। तो जब भी तुम ऐसे सांस लोगे तो वो क्या होगा? सांस लेने पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो फ्लैटन हो जाएगा, और फ्लैटन होने के बाद क्या हो जाएगा? इट विल मूव डाउनवर्ड, इट विल मूव डाउनवर्ड्स, करेक्ट, इट विल मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। जब तो इसका मतलब क्या है? दैट वॉल्यूम इंक्रीज, दैट एक्सपांशन हो गया। और हमें पूछा ही गया है ये कि इंक्रीज होने पे क्या होता है भैया, डिक्रीज होने पे नहीं पूछा है। तो ज़्यादा ज्ञान देना नहीं है, उतना ही ज्ञान दो जितने का सवाल पूछा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हमारे दूसरे रोल पे, जो है रोल ऑफ रिब्स।
ठीक है। अब हमारे रिब्स भैया क्या काम करते हैं यहाँ पे, तो हमारे रिब्स भैया, भाई रिब्स क्या चीज़ है भाई, रिब्स आर मसल्स बिटवीन, रिब्स आर मसल्स बिटवीन द रिब्स, सॉरी किसके बारे में, हाँ रिब्स भैया रिब्स। तो रिब्स के बीच में ना क्या होता है, जब भी हम सांस ले रहे हैं, तुम सांस लो ज़रा, सांस ले लिया, ठीक है। तो जब भी हम सांस लेते हैं हमारे जो मसल्स होते हैं ना, जो हमारे रिब्स के पास होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एकदम बंद हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, ये जो रिब्स है वो ऐसे अपवर्ड पुल हो जाते हैं, अपवर्ड और आउटसाइड पुल हो जाते हैं। एक सांस लेते चलो, एक एक क्विकली एक छोटा सा एक्सरसाइज करते, 1 2 3 स्टार्ट। सांस लेनी है, आया रिब्स आउटवर्ड, करेक्ट। अब ग्रेडेड, चेस्ट ऊपर हुआ, अपवर्ड हुआ, बाहर निकला, करेक्ट। सो ये जो रिब्स के अंदर का जो मसल है ना, मसल वो एकदम बाहर की तरफ आ जाता है, क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो मसल बिटवीन द रिब्स दे कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू इनहेल, एंड इससे होता क्या है, इससे आपका जो रिब है, ये जो रिब्स है ये अपवर्ड और आउटवर्ड पुल हो जाते हैं, ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुल हो जाते हैं। क्या होते हैं ये, अपवर्ड एंड आउटवर्ड पुल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कौन सा है भाई इस क्वेश्चन का, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, हमने वो देखा था। इनफैक्ट कल के वीडियो में भी हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी, कौन सी, ये वाली मसल क्रैम्प वाली जो बात थी वो। क्या क्यों होता है हमारे बॉडी में मसल क्रैम्प, मसल क्रैम्प तब आता है हमारे बॉडी में जब देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, व्हेन देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ, एक मिनट यहाँ पे शायद आप लोगों को ना दिखे, रुको मेरे को वीडियो में चेक करने दो कि दिख रहा है कि नहीं दिख पाएगा वहाँ पे, ठीक है, मैं दूसरी जगह लिख देती हूँ। हाँ, तो आपका जो थर्ड का आंसर है, दैट थर्ड का आंसर इज ड्यू टू, यू गेट मसल क्रैम्प ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड कैसे बनता है, तो तुम्हारा जो पायरोवेट है, पायरोवेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है। कौन से रेस्पिरेशन में जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाने के बाद क्या करता है वो करता है फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, करेक्ट। वाह, लर्न हो गया कंसेप्ट, देखा। सी आई टोल्ड यू साइंस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, यू नो, एंड व्हाई आई टुक बायोलॉजी फर्स्ट। मैंने बायोलॉजी पहले लेने का रीज़न ये था कि देखो बच्चों, केमिस्ट्री में देर आर सम इक्वेशंस, सम रिएक्शंस विच यू हैव टू रिमेंबर, देर आर सम प्रोसेस कि उसको आपको रटना ही है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। मैंने भी किया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, सो वो रटना ही है हमें। लेकिन बायो में क्या होता है, बायो में कंसेप्ट धड़ दिमाग में डाल लो कंसेप्ट को कि ये इससे हो, ये वैसे, ये यहाँ से चालू हुआ, हाँ रिब्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन का क्या प्रोसेस है, तुम्हारे दिमाग में माइंड मैप तुम्हारा रेडी चाहिए, क्लियर, क्विक एंड क्लियर, ठीक है। सो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा, चलो। Without wasting time, the essential element taken up from the soil by the plants to synthesize protein is, अब बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग, चलो। व्हाट इज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस, कलर चेंज करना है भाई पेन का, मिल नहीं रहा मेरे को अच्छा कलर, कुछ तो मिल गया। The essential element taken up from the soil by the plant to synthesize protein is, अभी हमें जो प्रोटीन सिंथेसाइज करने में मदद करे वो एलिमेंट चाहिए। क्या सिंथेसाइज करने में, प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है हमारा नाइट्रोजन। दिस नाइट्रोजन इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, किसका, ऑफ प्रोटीन।
तो जनरली जो सॉइल है ना, सॉइल क्या करता है नाइट्रोजन को, सॉरी जनरली प्लांट क्या करता है नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और अमोनियम आयन, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और अमोनियम आयंस। किस फॉर्म में लेता है? अमोनियम या नाइट्रेट्स या अमोनियम आयन के फॉर्म में लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सब होशियार हो रहे हो। हाँ, साथ रह रहे क्या, 9 out of 9 फिक्स है मुझे लगता है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। यस, कर लेंगे, विल डू इट। ठीक है, चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमारे एनसीईआरटी भैया का क्वेश्चन है। दिख रहा है क्या तुमको क्वेश्चन? हाँ, प्लांट्स यूज वैरायटी ऑफ, दो बार हो गया ऑफ, माफ़ करिए, हमारे पीपीटी बनाने वाले भैया से गलती हो गई थोड़ी सी। है? हाँ, नहीं है। हाँ, प्लांट यूज वैरायटी ऑफ, कट कर देती हूँ मैं, दो ऑफ, एक ही ऑफ रखो। ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग एनी 4 वेस्ट। चलो भैया, अब बताओ प्लांट अपना कचरा कैसे निकालता है? गाना गा के, मेरी खुद गर्जी का क्या था वो, क्या मेरे को इतना ध्यान नहीं रहता, इतना नहीं सुनती मैं गाने वाले। ठीक है, चलो, प्लांट अपने जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है उससे रिड ऑफ कैसे होता है? तो सबसे पहला जो है वो है गैशियस एक्सचेंज। सबसे पहला कौन सा है? गैशियस एक्सचेंज। आपको याद है प्लांट क्या करता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जो बाय प्रोडक्ट तैयार होता है, जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट तैयार होता है, वो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को क्या कर देता है? वो रिलीज़ कर देता है। क्या कर देता है? रिलीज़ कर देता है। जो दूसरा तरीका होता है वो है स्टोरेज इन वैक्यूल्स। जो दूसरा तरीका होता है दैट इज स्टोरेज इन वैक्यूल्स। वो अपने वैक्यूल्स में क्या करता है? बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है। तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसके वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं और वो अदर सेल से आइसोलेट हो जाते हैं। जो थर्ड टाइप है वो है शेडिंग ऑफ पार्ट्स। शेडिंग ऑफ पार्ट्स, तो आपको याद है प्लांट्स में हर जगह पे खाना स्टोर होता है। ठीक है, लीव हो गया, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, हर जगह पे खाना स्टोर होता है। एंड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ ऑटम, ये जो पतझड़ वाली मौसम होती है, ठीक है, पतझड़ वाली मौसम जहाँ पे लीव्स आर फॉलिंग डाउन, ठीक है, तो लीव्स जब नीचे गिरते हैं तो वो अपने साथ साथ जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं ड्राइड अप होके गिर जाते हैं। ठीक है, एंड जो लास्ट है फोर्थ वे इज सेक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, फोर्थ वे इज सेक्रीशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब ये सेक्रीशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या? हमारे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो वेस्ट मटेरियल जैसे रेजिन्स हो गया, ठीक है, रेजिन्स हो गया, फिर गम्स हो गए, ठीक है, फिर क्या हो गया? ऑयल हो गया। ठीक है, ये सबको क्या करता रहता है? सेक्रेट करता रहता है। क्या करता रहता है? सेक्रेट करता रहता है। रेजिन, गम, ऑयल, ये देखो वो ट्री होती है रबर वाली ट्री, उसको ऐसा स्लैंट कट करोगे तो वहाँ से गम निकलेगा, वहाँ से वो ड्रॉप होगा, वही। ठीक है, समझा? गुड, वेरी गुड। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है, यस। द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्टेट द एंजाइम और सॉल्ट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंड मेंशन देयर फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आ जाओ भैया, आ जाओ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक मार्क कर लें गाइस। यस, ठीक है। The digestion of food in human alimentary canal is a complex process। मान लो अभी सलाइवा के पास क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी किया है इसलिए मैं एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ तुम लोगों को। सलाइवा के पास प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमिलेज। क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमिलेज, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज
टायलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टायलिन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। अब ये जो सिंपल शुगर होता है दैट इज maltose, which is this simple sugar का फॉर्म maltose। और दूसरा रोल क्या होता है इसका, टू moisten the food। आप जो खाना खा रहे हो उसको एकदम इसे गीला कर देता है। ये गीला क्यों करता है, क्योंकि मान लो अगर आपका खाना एकदम ड्राई सा है तो क्या वो गले से नीचे प्रॉब्लम आएगी ना, तुमको दर्द होगा भैया इधर, लेकिन उसको ये क्या बना देता है, एक बोलस में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, ये बोलस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बोलस बेसिकली आप जो खाना चूई करते हो उसको सलाइवा के साथ मिक्स करता है और एक ऐसे बड़ा सा ऐसे ये करके आप सॉइल कर लेते हो उसको। अब आते हैं हम बाइल जूस पे, हमारा बॉडीगार्ड, हमारा हीरो। तो हमारा बाइल जूस इज बेसिकली बाइल सॉल्ट। उसका एक और, उसको ऐसे भी जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, बाइल सॉल्ट। उसको जानते कैसे लोग, बाइल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा बाइल सॉल्ट क्या करता है, बाइल सॉल्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम करता है, वो है कौन सा, इमल्सिफिकेशन। वो है कौन सा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या करता है हमारा, वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। करेक्ट, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब आ जाते हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस पे। अब हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस है वो अलग अलग, नाउ दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर कंप्लीट डाइजेशन। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ क्रूशियल फॉर कंप्लीट डाइजेशन। दिस इज़ क्रूशियल फॉर कंप्लीट डाइजेशन। आपके बॉडी में पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस हो, इसलिए ये जो पैनक्रियाटिक जूस है दिस इज़ कंपल्सरी। एंड इसका सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रोटीज का, विच इज़ ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन, विच इज़ ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को दे कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को दे कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। किस में कन्वर्ट करते हैं ये प्रोटीन को, स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। फिर आता है दूसरा होता है पैनक्रियाटिक एमिलेज। भी ये पैनक्रियाटिक एमिलेज क्या करता है, आपके बॉडी में, आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको किस में बदल देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। और सिंपल शुगर कौन सा है हमारे पास, मैल्टस। करेक्ट। फिर आता है थर्ड इज लाइपेस, पैनक्रियाटिक लाइपेस। ये लाइपेस का रोल क्या होता है, लाइपेस का काम होता है टू ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट मतलब क्या, जो छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये क्या करता है, तोड़ देता है। और तोड़ के किस में कन्वर्ट कर देता है उनको, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, ये जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है ना, ये लाइपेज का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है। ये लाइपेज क्या करता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। हाँ, ये जो लाइपेज है ना, लाइपेज के पास ये होते हैं बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। क्या होते हैं हमारे लाइपेज के पास, बाइकार्बोनेट आयन। ये लाइपेज के पास बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, जो अपना फूड है ना जो एसिडिक मीडियम में, तो ये फूड का जो मीडियम है उसको बदल देता है, एसिडिक टू अल्कलाइन मीडियम कर देता है, एसिडिक टू
अल्कलाइन मीडियम कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक टू अल्कलाइन मीडियम में। जो वो एसिडिक काइम होता है ना जो हमारे स्टमक से आ रहा होता है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को ये नहीं चलता, एसिडिक मीडियम नहीं चलता, तो उसको कन्वर्ट किस में होता है, लाइपेस क्या करता है वहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उसको एसिडिक से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओहो एमसीक्यूज, यस हैप्पी। एमसीक्यूज आर बेसिकली इजी ना टू सॉल्व, यस दे आर वेरी इजी टू सॉल्व, करेक्ट। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन बच गए, लेकिन हाँ हर एक क्वेश्चन में एक एक कंसेप्ट याद हो रहा है, समझ रहा हो बेटा, कितना अच्छा है ये रिवीजन के लिए। ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ हमारे दूसरे इस पे कलर चेंज करने की बारी आ गई है। कलर चेंज करके रखते हैं हम। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज, ओह इतना सिंपल भैया, नेफ्रॉन, अफ्लूज क्या होता है वो, जो भी होता है। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर किडनी, एंड हमारे किडनी में देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी के अंदर। एंड इनका मेन रोल क्या होता है, इनका मेन रोल इज टू दे जस्ट रीअब्जॉर्ब थिंग, फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको फिर से बाहर भेज देता है, और जितना इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हमारे बॉडी में रखता है वो। नेक्स्ट, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टेड जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर, ओहो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव जूस कौन कौन से होते हैं, वो भी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl, और उससे हमें उसका pH याद आना चाहिए विच इज़ 1.8 pH। फिर होता है पेप्सिन, एंड तीसरा होता है म्यूकस। तो थर्ड वन इज आर करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अ स्टोमाटा क्लोजेस व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो क्या स्टोमाटा बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन गलत, नो। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। हाँ, ये हो सकता है, मान लो कि अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, खुद का स्टोमाटा बंद कर लेगा ना। हाँ, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, इसको हम स्टार करके रखते हैं। वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, पानी जब बाहर फ्लो हो रहा है तब स्टोमाटा खुद को बंद करेगा क्या? यस, बंद करेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चों, आपको एक कंसेप्ट याद होगा, ट्रांसपिरेशन। आपको एक कंसेप्ट याद होगा विच इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, हमारा वाटर लॉस होता है प्लांट के अंदर में से, एंड दैट इज़ वेरी दिस थिंग। नाइट टाइम में तो जनरली होता है, इवन डेजर्ट प्लांट्स में भी होता है, इसलिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। भाई गार्ड सेल में जब पानी आ रहा होगा तो कैसे स्टोमाटा बंद हो सकता है? सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सो हमारा करेक्ट आंसर वुड बी सेकेंड एंड थर्ड। हमारे पास है क्या यहाँ पे आंसर? यस, सेकेंड एंड थर्ड। दिस इज आर करेक्ट आंसर, दिस इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज आर करेक्ट आंसर। बताइए द रोल ऑफ इंसुलिन। क्या इंसुलिन लाइफ प्रोसेस में आता है? नहीं ना। ये फीडबैक मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन किस में आता है? दिस इज फीडबैक मैकेनिज्म क्वेश्चन। गलत हो गया भाई, स्पेलिंग गलत हो गया, माफ़ी। फीडबैक मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है ना ये। फीडबैक मैकेनिज्म यू मस्ट हैव सीन इन द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन से चैप्टर में देखा होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा चैप्टर में देखा होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, सो ये उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये वाला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिलेक्ट द वन विच इज़ नॉट करेक्ट।
इसमें से हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो करेक्ट नहीं है। किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। हाँ, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी करेक्ट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रीज, ये भी करेक्ट है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस आते हैं। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, वी हैव एनएस। नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग। बेसिकली हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन कभी भी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता। उसमें क्या होता है? उसमें कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। हमारा जो ये एब्जॉर्ब वाटर, ये जो वाटर है ना, ये वाटर किस में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनएब्जॉर्ब्ड वाटर है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अनएब्जॉर्ब्ड वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर जितना टॉक्सिक मटेरियल बचता है, टॉक्सिक वेस्ट बचता है, वो वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू एनस। दैट वेस्ट इज रिमूव्ड थ्रू एनस। करेक्ट, वेरी गुड। वी हैव सॉल्व्ड ऑलमोस्ट मेनी क्वेश्चंस, राइट। एंड साथ ही साथ कंसेप्ट भी हमने बहुत देख लिया। तो चलो आज के लिए बस करते हैं। ये क्या है? ये क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ। ए यार, ये तो बहुत बार हमने क्वेश्चन कर लिया। ये तुम्हारा होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। अगली क्लास में मुझे ये चाहिए, अगली क्लास में ये चाहिए, अगली क्लास में ये चाहिए। ओके, ठीक है। So in next class we'll go through one more set of question, because as this chapters is lengthy na, you cannot deny, you cannot deny there are few more concept which I have to take you all through। ठीक है, तो हम ये जितने भी concept है ये हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे। हमारे जो अगला पार्ट आएगा इस सीरीज का लाइफ प्रोसेस वाले, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक for your preparations for the board exam, and do not forget to stay consistent. Stay consistent, your result will improve. Okay, chalo, bye bye.